नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आज ये जो एपिसोड है इसमें हम प्राइमरली ये फोकस करेंगे कि कुछ जो 4-5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं क्रिप्टो में, जो वीकेंड पे या उसके थोड़े दिन पहले हुई हैं वो बताएं, रीजंस क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसके, और फिर एक दो कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे। तो तो एक बहुत बड़ा हैक हुआ है हार्मनी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि जिसका मैं तो उसका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर लीडो फाइनेंस जो लिक्विड स्टेकिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। और एक दो और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हुए हैं स्टारकवेयर पे, जो कि लेयर 2 के टर्म्स पे सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है अभी, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का ब्लॉकचेन बकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई थिंक लास्ट वीक न्यूज में थी वो ये थी कि हार्मनी एक्सचेंज पे $100 मिलियन का एक हैक हुआ है। $100 मिलियन का एक ब्रिज था जो कि एक्सप्लॉइट हो गया, जिसके कारण ये हैक पॉसिबल हुआ। तो एक बार मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ और फिर हम थोड़ा एक बार डीपर एनालिसिस भी कर लेते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली में, राइट। तो ये स्टीफन से है, आई डोंट नो मैं इसका नाम करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये को फाउंडर है बेसिकली हार्मनी का। यहाँ पे मैं इस पे हवर करूंगा तो दिखा देगा हार्मनी प्रोटोकॉल फाउंडर, राइट। फाउंडर है। तो इनने एक लंबा ट्वीट भी कल किया आई थिंक 26 जुलाई को किया है। आज ही किया है, अच्छा कल किया है, 5 बजे किया था। तो इसने बेसिकली ये एनालिसिस बताई है कि क्या हुआ है, रीजन क्या था। बेसिकली ये कुछ 8-9 ट्वीट्स हैं यहाँ पे, और बेसिकली इसने रीजन ये बताया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था प्रोडक्ट का, ये ब्रिज जो थी, ब्रिज का नाम था होराइजन। यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है होराइजन प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज था उसको एक्सप्लॉइट किया गया था अब, और $100 मिलियन जैसा फंड हैकर ने ले लिया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, हैकिंग बहुत तरीके से हो सकती है। हैकिंग इस तरीके से हो सकती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बग था। जैसे पिछले साल एक 400 मिलियन का हैक हुआ था वर्म होल ब्रिज में, उसमें कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग थी उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या कुछ मिसिंग था डेटा। इस बार क्या हुआ है, इसने लिखा भी है यहाँ पे कि द टीम हैज फाउंड एविडेंस दैट प्राइवेट कीज वेयर कॉम्प्रोमाइज्ड। प्राइवेट कीज जो थे, जो प्राइवेट की होती है, हर एक वॉलेट की प्राइवेट की होती है, मैंने हाईलाइट कर दिया, वो प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई। कॉम्प्रोमाइज हो गई का मतलब कि प्राइवेट की किसी ने, इन लोगों ने जो यहाँ पे बताया है वो ये है कि प्राइवेट की को इन लोगों ने कोड डिकोड करके रखा हुआ था, बट फिर भी जो हैकर था उसको एक्सेस मिल गया प्राइवेट की का, एंड उसके थ्रू वो फंड निकालने में सक्सेसफुल हुआ। तो प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बेसिकली जिस भी इंसान के पास ये प्राइवेट की थी उसका प्राइवेट की किस तरीके से किसी ने, बेसिकली अगर आपके गूगल का पासवर्ड हैक हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीमेल गलत है, ठीक है। सेम तरीके से प्लेटफॉर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कीज को जैसे रखे थे उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि शायद एक या दो इंडिविजुअल के पास कीज थे, तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ फेलियर सिंगल बंदा हो जाता है या सिंगल प्रोटोकॉल हो जाता है। तो अब इन लोगों ने बोला है कि इसको करेक्ट करने के लिए मल्टी सिग वॉलेट यूज करेंगे। मल्टी सिग वॉलेट क्या होता है ये बता देता हूँ। मल्टी सिग वॉलेट ये होता है जहाँ पे एक वॉलेट में 4 से 5 या उससे भी ज्यादा लोग ओनरशिप रख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 7 लोगों का ओनरशिप रख दिया, तो कोई भी छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन करने के लिए 50% प्लस 50% से ज्यादा वोट की जरूरत पड़ेगी या साइन की जरूरत पड़ेगी उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो अगर 7 लोगों का मल्टीसिग वॉलेट है तो उसमें 4 लोगों का जब तक वॉलेट हैक नहीं होता है वो ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से 5 लोगों का मल्टीसिग है तो 3 लोगों का वॉलेट कॉम्प्रोमाइज होगा तभी होगा। लेकिन अगर एक ही बंदे का वॉलेट है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है। एक बंदे की लैपटॉप उड़ गई या कुछ हो गया तभी भी फंड गए आपके, राइट। तो ये एक डिटेल ट्वीट है। बाकी इन लोगों ने $1 मिलियन का बाउंटी भी अनाउंस किया है। $1 मिलियन का बाउंटी जो भी हैकर से फंड ट्रैक करके वापस ले आता है। ब्लॉकचेन में हमने देखा है पिछले 1 साल में कि जितने भी हैक्स हुए मेजरली सारे के सारे हैक्स में टिपिकली हैकर जो होता है थोड़ा सा कट रख के पैसे वापस कर देता है। ओडिसी बोल रहा हूँ, हाँ, ओलंपस ऑप्टिमिज्म का भी रिसेंटली हैक हुआ था, उसमें सेम हुआ। 1-2 हैक्स हुए थे पिछले साल, उसमें भी सेम हुआ था, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी कल की। अब इसके बाद जो सेकंड बड़ी न्यूज है उसके ऊपर अपन थोड़ा एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। वो है कि लीडो फाइनेंस ने बोला है कि शुड बी सेल्फ लिमिट। अब ये लीडो फाइनेंस क्या है, क्या करता है, ये सब चीजें अगर आप क्रिप्टो में रहना चाहते हो और सीरियसली डीप जाना चाहते हो तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो लीडो फाइनेंस क्या करता है पहले ये बता देता हूँ। लीडो फाइनेंस बेसिकली एक लिक्विडिटी स्टेकिंग सोल्यूशन है। और लिक्विडिटी स्टेकिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, आई थिंक 1-2 वीडियो पहले हमने जब लेयर 2 की बात की थी तब डाला था। बट लिक्विडिटी स्टेकिंग ये होती है कि बेसिकली, और ये क्यों प्रॉब्लम है ये समझा देता हूँ, कि इथेरियम अभी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया, जाने वाला है।
राइट। ईथ 2 या ईथ मर्ज के बारे में अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ट्रांजिशन करने वाला है इथेरियम अगले 2 से 3 महीने में। जो बीकन चेन है, बीकन चेन एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है, और जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है जो ईथ 1 पहले बोला जाता था, अब ये टर्मिनोलॉजी इन लोगों ने हटा दिया, बट एक पुराना चेन और एक नया चेन है, राइट। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो उसको मर्ज बोला जाता है, और ये जो फाइनल चेन होगा वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ऑपरेट करेगा। अभी जो करंट चेन है ये अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ऑपरेट करता है, और एक बीकन चेन टेस्टनेट वगैरह में चल रहा है, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है, और वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये 2 चेन है, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे सारे ट्रांजेक्शन मेन चेन पे होने लगेंगे, उसको मर्ज बोला जाता है, और उसका मतलब है कि बीकन चेन जो है वो प्राइमरी चेन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे मर्ज ये है। अभी क्या है, क्योंकि ये सारी टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है, तो बीकन चेन को एट द सेम टाइम, बीकन चेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है इथेरियम की, ये दोनों चेन इथेरियम की है, कुछ और नहीं है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए या उसके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए इथेरियम फाउंडेशन ने स्टेकिंग शुरू करा दिया, ठीक है। स्टेकिंग शुरू करा दिया तो क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक चेन में हमेशा आपके जो नेटवर्क का कॉइन होता है उसको आपको स्टेक करना पड़ता है। स्टेक करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। मैंने अगर स्टेक कर लिया $2000 या $1000, तो क्यों स्टेक करूंगा, मेरे को जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं क्यों स्टेक करूँ, राइट। नहीं तो मैं बाइनेंस पे जाके उससे ट्रेडिंग करता रहता हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि इन्फ्लेशन ऑफ द ब्लॉकचेन होता है। इन्फ्लेशन ऑफ द ब्लॉकचेन का मतलब कि अगर इथेरियम है फॉर इंस्टेंस, तो इथेरियम में जो अगला ब्लॉक बनाएगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। या प्रूफ ऑफ स्टेक में बिटकॉइन के एग्जांपल लेते हैं, तो बिटकॉइन में जो प्रूफ ऑफ वर्क कर रहा होता है, जो वैलिडेटर प्रूफ ऑफ वर्क कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और ब्लॉक बनाते हैं, उनको एक रिवॉर्ड मिलता है इस एफर्ट के लिए। तो वो जो रिवॉर्ड मिलता है वो छोटे छोटे बिटकॉइन के पॉइंट से मिलता है, या इथेरियम के केस में थोड़ा सा इथेरियम रिवॉर्ड के केस में मिलता है। जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इथेरियम मिलता है। इथेरियम के केस में वो इन्फ्लेशन रेट 4% है, मतलब हर साल अभी जैसे आई थिंक 110 मिलियन के अराउंड इथेरियम होगा, 110 मिलियन के अराउंड इथेरियम है, और 140 बिलियन के अराउंड उसका मार्केट कैप है, तो उस पर 4% लगा दो, उतना इथेरियम हर साल जनरेट होगा, राइट। तो वो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है उतना, राइट। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो इथेरियम की साइट पर, बोलते हो चलो ये रहा मेरा इथेरियम, जमा कर लो और 4% मुझे दे दो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इथेरियम जो है वो बोलता है कि आपको एक नोड ऑपरेटर बनने के लिए, मैं गूगल क्रोम पे चले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो इथेरियम ये बोलता है कि आपको एक नोड ऑपरेटर बनने के लिए बेसिकली 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ेंगे एटलीस्ट। स्क्रीन शेयर पे जाता हूँ, हाँ। तो ये है इथेरियम की साइट। यहाँ पे इथेरियम क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेक ईथ का ऑप्शन आता है, स्टेक ईथ पे क्लिक करो। यहाँ पे दिखेगा कहीं पे कि आपको 32 ईथर कहीं ना कहीं लिखा होता है कि 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते हैं। ये रहा। तो सोलो स्टेकिंग ऑन इथेरियम इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये हाँ यहाँ पे लिखा है, दोज कंसिडरिंग सोलो स्टेकिंग should have at least 32 Ethereum on the dedicated computer connected to the internet 24/7, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको अकेले स्टेकिंग करनी है तो इथेरियम ने बोल रखा है कि आपके पास 32 इथेरियम होने चाहिए, ठीक है। उसके प्रॉफिट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो सब कॉल आउट कर रखा है यहाँ पे। फिर कंसिडरेशंस की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब चीजें, रिस्क्स और डिस्क्लेमर्स हैं, ठीक है। तो 32 इथेरियम आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट, अगर आप इथेरियम की वेबसाइट से स्टेक करना चाहते हो। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उसी आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 32 इथेरियम तो ठीक है, लेकिन वो 32 इथेरियम आप कभी भी निकाल नहीं सकते। कभी भी कहने का मतलब कि जब तक वो मर्ज नहीं हो जाता है, जो बीकन चेन और प्रूफ ऑफ वर्क चेन का जो मर्ज मैं समझा रहा था, वो मर्ज जब तक नहीं होगा, और मर्ज के भी 2-3 महीने के बाद इथेरियम फाउंडेशन एनेबल करेगी कि आप अपने पैसे को जब मन करे डालो, जब मन करे निकालो। अभी के टाइम पे ये लिमिट लगा हुआ है कि अगर आप स्टेक करते हो तो मर्ज के 2-3 महीने पहले तक आपको वो इथेरियम वापस नहीं मिलेगा, या आपको एक स्टेक डीथर करके एक टोकन मिलेगा, बस ये रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इथेरियम के साथ स्टेकिंग करने में एक प्रॉब्लम है। इथेरियम के साथ स्टेकिंग करने में ये है कि आपके पास एक तो 32 ईथर होने चाहिए, और दूसरा है कि वो लंबे टाइम के लिए लॉक हो जाएगा, राइट। तो वो आप वापस नहीं निकाल सकते। अगर आपको कुछ जरूरत है और आपको अपने इथेरियम बेचने हैं पैसे के लिए, तो आप नहीं बेच सकते, आपको रुके रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको 2-3 प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं। एक प्रोजेक्ट जो कि इसको सॉल्व करता है काफी अच्छे से और काफी बड़ा हो गया है, वो है लीडो फाइनेंस या लाइडो फाइनेंस, जो भी आपको बोलने का मन करे, राइट। तो ये रही उसकी वेबसाइट। लाइडो फाइनेंस सेम चीज करता है, बस ये है कि आपको जितना भी ईथर डालना है उतना डाल दो, ठीक है। तो लाइडो फाइनेंस पे जाओगे, स्टेक नाउ का ऑप्शन आएगा। स्टेक अगर आपके पास एक ईथर है तो एक ईथर स्टेक कर सकते हो, 0.5 ईथर है तो 0.5 ईथर स्टेक कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे बता देगा नीचे में कहीं पे कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, राइट। जैसे मैं बता रहा था कि इन्फ्लेशन रेट इथेरियम पे आज के टाइम पे 4% है, तो यहाँ पे ये 3.9% दे रहे हैं, तो 0.1% ऐसा ये अपने लिए फीस रख रहे हैं, राइट। तो मैं समझा रहा था कि लीडो फाइनेंस जो है बेसिकली थोड़ा सा कमीशन लगता है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, राइट। और बाकी फिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगेन
लीडो फाइनेंस का जो ईथर होगा, जिसको स्टेक्ड ईथर बोला जाता है, वो मार्केट में एक प्रॉब्लम जो अभी इसके साथ चल रही है, मार्केट में अभी वो 1:1 ईथर पे ट्रेड नहीं हुआ है, या हिस्टोरिकली भी ट्रेड नहीं हुआ है। अब ये समझना है अगर, तो इसके ये क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इसलिए होता है क्योंकि जितने जितने लोग, लेट्स से इथेरियम, मैंने जो जो बोला 110 120 मिलियन जैसा इथेरियम है, इनफैक्ट एक काम करते हैं, चेक ही कर लेते हैं कि इथेरियम का सप्लाई कितना है, राइट। तो इथेरियम मैंने खोल रखा है, इथेरियम का अभी का करंट का सप्लाई चल रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है 121 मिलियन, 121 मिलियन जैसी करंट सप्लाई है। तो इतने सारे ईथर मिंट हो रखे हैं और यही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, तो लगभग 100 मिलियन से ऊपर लोगों के पास ईथर होगा। मेरे पास लेट्स से 0.5 ईथर है, तो किसी के पास 10 ईथर भी होगा, तो ऐसे लोगों के वॉलेट में ईथर पड़ा होगा। लेकिन लीडो फाइनेंस बहुत कम लोग यूज करते होंगे, राइट। तो ईथर 110 मिलियन 120 मिलियन एग्जिस्ट करता है, बट लीडो मेरे को जहां तक पता है, अभी उनकी वेबसाइट पे भी दिया होगा, लीडो लगभग स्टेक्ड वैल्यू जो ये बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए मैं क्या देख रहा हूँ। तो लीडो पे $5 बिलियन का इथेरियम स्टेक्ड है, 5 बिलियन, ठीक है। जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ईथर की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 140 बिलियन की है। तो 140 बिलियन में से बस 5 बिलियन ईथर स्टेक्ड है, मतलब है लगभग लगभग 2-3% जैसा इथेरियम लीडो फाइनेंस के थ्रू स्टेक्ड है। तो जो भी इथेरियम स्टेक्ड है 2-3% उतने ही स्टेक्ड ईथर बने होंगे। लीडो फाइनेंस पे जब आप जाके इथेरियम को स्टेक करते हो तो वो आपको एक टोकन देता है, STETH, स्टेक्ड इथेरियम बोलते हैं इसको। और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये आपको ये प्रॉमिस करता है कि जब बीकन चेन और जो इथेरियम की पुरानी चेन है मर्ज हो जाएगा, और जब इथेरियम फाउंडेशन आपको अलाउ कर देगी कि आप स्टेक ईथर जमा कीजिए और ईथर ले जाइए, तब आप ये स्टेक ईथर ले जाके कॉन्ट्रैक्ट में जमा कर सकते हो और आपको वापस इथेरियम मिल जाएगा। तो ये प्रॉमिस है। बीच में अब ये प्राइस 0.9 पे चले या 0.8 पे चले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 6-7 महीने बाद जब ये मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, आप जाके वहां पे STETH जमा कर सकते हो और ईथर वापस ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो लीडो फाइनेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, 2-3 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज STETH जो है बहुत कम लोगों के पास है, तो इसका लिक्विडिटी कम है। तो जब ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता है तो ये 1:1 के रेशियो में ईथर के साथ ट्रेड नहीं हो रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक STETH जमा करोगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा जब मर्ज कंप्लीट हो जाता है और इथेरियम फाउंडेशन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर देती है। इसका मतलब ये है कि अभी ये बिकॉज मार्केट ऐसा है, रिस्की है और फलाने का है, अभी मार्केट बोल रही है कि भैया आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। बट इसको आप दूसरे तरीके से ये देख सकते हो कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही है, अगर प्रोडक्ट सही है, अगर टीम सही है, तो आपको बेसिकली अगर एक STETH खरीद के आप रख सकते हो तो आप 6-7 महीने के अंदर 5 से 6% कमा सकते हो। एक बार मैं इसको प्लेन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो बेसिकली कर्व पे अगर आज आप जाओगे, या फिर मैं यहाँ पे खोल ही लेता हूँ, कर्व पे जाओगे, स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम, और फिर आपको समझा देता हूँ मैं कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। कर्व फाइनेंस पे जाओगे, curve.fi। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो चेन है ये रही, ये दिख जाएगी, राइट। STETH तो ये, तो यहाँ पे आप देखोगे कि STETH से मैंने इथेरियम का कन्वर्जन डाला, तो यहाँ पे 1 डालता हूँ, उल्टा करना है सॉरी, यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, अच्छा अभी बराबर हो गया है, अभी 0.998 आ रहा है। अभी 10 दिन पहले 0.95 पे चले गया था, 20 दिन पहले। तो लॉजिक ये था कि आप अभी STETH खरीद लो और 6 महीने बाद जाके एक ईथर में रिटर्न कर लेना। तो 0.95 में ईथर पे आप एक STETH खरीद पाते और एक ईथर आपको 6 महीने के अंदर मिल जाता। तो बेसिकली जो 5% इथेरियम दे रहा है वो आपने 6 महीने में बना लिया, ये लॉजिक था। बट अभी लग रहा है कि ये वैल्यू वापस आ गई है, 0.998, काफी क्लोज है। तो लीडो फाइनेंस ये करती है। अब लीडो फाइनेंस का एक प्रॉब्लम तो ये था कि ये 1:1 के लिक्विडिटी पे नहीं रहता है कभी, राइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगेन बिकॉज ईथर ने एनेबल नहीं कर रखा है स्टेक्ड ईथ डालो और इथेरियम वापस ले जाओ, वो वाली फंक्शनैलिटी। तो जो भी इथेरियम लॉक कर रहा है इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको वापस पैसे अभी तो नहीं मिलने वाले, ये काफी क्लियर है, ठीक है। तो लीडो में भी वही प्रॉब्लम है कि अगर आपने पैसे डाल दिए तो 6 महीने के लिए लॉक है। लेकिन बिकॉज इन लोगों ने लिक्विडिटी पूल बना रखी है कर्व फाइनेंस पे, तो वहां पे आप जाके अपने स्टेक्ड ईथर बेच सकते हो, ये फायदा हुआ, राइट। तो आपके पास एक ये मौका है कि आप कर्व पे जाके 1-2% कम होता है इथेरियम के रिलेटिव में स्टेक्ड ईथर, लेकिन अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो। एक यही मतलब है कि ये स्टेकिंग को थोड़ा लिक्विड बना दिया इसने, राइट। तो ये फायदा है। फिर लीडो फाइनेंस का एक और फायदा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 0, आप 16 ही ईथर डाल सकते हो या 32 ही ईथर डाल सकते हो, आप 1 ईथर भी डाल सकते हो, 0.2 ईथर भी डाल सकते हो, ये बेनिफिट है। जबकि इथेरियम फाउंडेशन के थ्रू अगर आपको करना है स्टेकिंग तो आपको 32 ईथर तो रखनी पड़ेंगे। फिर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहो, एक्सक्यूज मी।
तो ये था। देन इसका एक ऑल्टरनेटिव है रॉकेट पूल। रॉकेट पूल सेम काम करता है, थोड़े मोड़े और ऑप्शन देता है, मैंने यूज नहीं किया है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो स्टेकिंग है इथेरियम की, $5 बिलियन की जो मैं स्टेकिंग बोल रहा हूँ, उसमें लीडो फाइनेंस का जो स्टेकिंग ऑफ इथेरियम है ओवरऑल, उसमें लीडो फाइनेंस का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि आप अगर क्रिप्टो में हो तो आपको ये समझना चाहिए बेसिकली कि डाओ, जो लीडो फाइनेंस की डाओ है, वो बेसिकली अभी के टाइम पे $5 बिलियन ऑफ इथेरियम का वोटिंग राइट होल्ड कर रही है। अगर ये 50% ऑफ इथेरियम तक पहुंच जाए तो लीडो का जो डाओ है वो इथेरियम को गवर्न कर सकता है। मतलब वो ये बोल सकता है ये ट्रांजेक्शन सही है, ये ट्रांजेक्शन गलत है, क्योंकि उनके पास 50% राइट आ जाएगा। इसको और डिटेल में समझते हैं। तो इथेरियम पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो अभी क्या होता है, अभी वो प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू होता है। तो आपके पास अच्छे अच्छे जीपीयू होने चाहिए और आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब जाके आप कोई ट्रांजैक्शन को सही और गलत कर सकते हो। लेकिन अब बिकॉज ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहा है, तो जो भी इंसान इथेरियम स्टेक करेगा वो बेसिकली एक वैलिडेटर बन जाएगा। जो भी इंसान स्टेक कर रहा है, 32 इथेरियम एक नोड के लिए जरूरत होते हैं। एक नोड का मतलब है कि एक कंप्यूटर जो वैलिडेटर के जैसे काम करेगी, उसमें 32 इथेरियम स्टेक्ड होने चाहिए। ठीक है, यहां तक सिंपल है। हर एक नोड वैलिडेटर के जैसे ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है और नया ब्लॉक ऐड करता है ब्लॉकचेन में। ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर जितने भी नोड रन कर रहे हैं इथेरियम ब्लॉकचेन में, उसमें से 50% अगर लीडो के पास चले गए, तो लीडो आपको आके बोल सकता है कि आपके वैलिड ट्रांजैक्शन को आके बोल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन गलत है, या उसको प्रोसेस ही नहीं करे। तो ये एक डर होता है, जो ये बहुत ही डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन ये डर रहता है। इसीलिए विटालिक ने भी और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि इसका कंपटीशन रहना चाहिए, इसके 2-3 अच्छे कंपटीशन होने चाहिए लीडो फाइनेंस के, ताकि इसके पास ही सारे पावर ना रहे और यही सब चीजें कंट्रोल ना करे। राइट, सब चीजें कंट्रोल ना करे का मतलब है कि वैलिडेटर पूल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं हो, डिसेंट्रलाइज्ड रहे और 3-4 प्लेयर रहे जो कि इसको और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट बनाए। राइट, तो इसके बिकॉज बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो लीडो फाइनेंस ने एक प्रपोजल निकाला था कि शुड लीडो कंसिडर सेल्फ लिमिटिंग, कि लीडो खुद ही एक लिमिट लगा देगा कि 30%, 10%, 15% स्टेकिंग अगर हो गई तो हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये कल ही आया था, कल ही मैं देख रहा था। राइट, फॉलोइंग डिस्कशन गवर्नेंस फोरम्स, अभी उसमें क्या है, रिजल्ट आ गए हैं और 99.79% ने बोला है कि नहीं, लीडो को खुद से सेल्फ लिमिटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। लीडो के जितने भी डाओ के जो ओनर्स होते हैं, डाओ होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स कैसे समझ सकते हो इसको। तो उन लोगों ने बोला कि गवर्नेंस प्रपोजल कोई भी ला सकता है बेसिकली। अगर आपके पास लीडो टोकन है तो आप गवर्नेंस प्रपोजल ला सकते हो। फिर मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जो होल्ड करती है वो टोकन, वो वोट करती है और बोलती है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी लोगों ने बोला है कि नहीं करना चाहिए, जो कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन के ईथोस के अगेंस्ट है। बट ये सब चीजें हो रही हैं। बाकी एयर ड्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक छोटा सा 2 मिनट का। तो ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट, बाकी गूगल क्रोम कहाँ गया, ये रहा। तो मैग्नेटी करके एक सोशल वॉलेट है, जैसे आर्जेंट एक वॉलेट होता है, वैसे ही मैग्नेटी एक सोशल वॉलेट है। ये स्टार्क नेट पे इन लोगों ने एक फीचर लॉन्च किया है। राइट, और ये टेस्ट नेट पे अभी ऑपरेट कर रहा है। तो मैं समझाता हूँ कि क्या ऑप्शन लॉन्च किया है और क्या हो सकता है। राइट, स्टार्कवेयर, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्कवेयर ने रिसेंटली, कमांड टी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। राइट, स्टार्कवेयर वैल्यूएशन। तो स्टार्कवेयर ने अभी कुछ फंड उठाए हैं, 8 बिलियन का वैल्यूएशन है। ये 25 तारीख की न्यूज है, 25 मई की। राइट, तो आप यहाँ पे जाओगे तो देखे पढ़ सकते हो कि स्टार्कवेयर क्वाड्रुपल्स वैल्यूएशन टू 8 बिलियन इन 6 मंथ्स। इसलिए मैं कह रहा था कि ये आई थिंक सबसे बड़ा लेयर 2 ब्लॉकचेन है। लेयर 2 ब्लॉकचेन आई थिंक पॉलीगॉन ही compete करेगा, लेकिन पॉलीगॉन की वैल्यूएशन वो तो कुछ भी नहीं है। ये फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देख लेते हैं। टोटल वैल्यूएशन फुली डाइल्यूटेड 5 बिलियन है। तो पॉलीगॉन की वैल्यूएशन 5 बिलियन है। स्टार्कवेयर, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन 8 बिलियन हो चुकी है। राइट, अरे पता नहीं क्या खुल गया। तो स्टार्कवेयर के ऊपर ये मैग्नेटी करके जो प्रोडक्ट है, इन लोगों ने टेस्टनेट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक बार मैं फिर से वापस दिखा देता हूँ, ये लिंक शेयर भी कर दूंगा। मैग्नेटी टेस्टनेट इज लाइव। तो बेसिकली ये एक सिंपल सॉल्यूशन है इसमें, और ये टेस्टनेट पे ही है, तो इसमें इसको कभी यूज करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। बट इसमें इससे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि एक तो आप स्टार्कनेट के टेस्ट
टेस्ट नेटवर्क को यूज कर रहे हो, दूसरा आप मैग्नेटी को भी यूज कर रहे हो। तो अगर इन दोनों प्रोडक्ट ने कभी आगे चल के एयर ड्रॉप अनाउंस किया, जैसे जिगजैग ने अनाउंस किया था, तो आप उसके एलिजिबल हो सकते हो, राइट। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और इन लोगों ने बेसिकली ये भी बताया है कि गाइड जो है ना इनका, ये भी डाल रखा है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो ये भी काफी डिटेल में, काफी सिंपल इंग्लिश में है लिखा हुआ यहाँ पे। ये वाला लिंक भी मैं डाल दूंगा, टेस्ट नेट का गाइड कैसे यूज करना है। तो मैग्नेटिक क्या है बेसिकली, ये अर्जेंट एक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्रावोस के बारे में बना दूंगा। बट सिंपल है, मेटामास्क जैसे वॉलेट्स हैं, सेम तरीके से काम करते हैं, यूज कर लो आप। तो मैग्नेटिक एक सिंपल सा एक वॉलेट है जो कि आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो इनका आइडिया यह है कि कोई भी बंदा अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ले कि भैया मैं BNB BUSD का फार्मिंग करूंगा, और जो भी आ रहा है, वो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं तीन तीन घंटे में निकाल के वापस री इन्वेस्ट करते रहूंगा। तो ऐसे मेरा फंड कंपाउंड होते रहेगा। ये मैंने लेट्स से एक स्ट्रैटेजी बना दी, और ये मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और मैं उसका फंड मैनेजर बन सकता हूँ। अब मेरे दोस्तों को अगर पैसे लगाने तो वो डायरेक्टली आके पैसे लगा सकते हैं उसमें। तो ये ऐसी चीजें बना रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। और लेयर 2 पे है तो पैसे ही नहीं लगेंगे, और अभी तो टेस्ट नेट पे है तो अभी तो पैसे लगेंगे ही नहीं। बट अगर लेयर 2 पे लॉन्च जब हो भी जाएगा तभी भी बहुत ही कम पैसे लगेंगे ये सब बनाने में। तो अगर आपको मैंने कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है कहीं पे, और दोस्तों को बोल सकते हो कि यार तुम अपने सिस्टम पे बैठ के ये टोकन खरीद लोगे, और तुम एसेंशियली फंड मैनेजर बन सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मैग्नेटी। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट करो और एटलीस्ट टेस्ट करो सर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं बार बार आगे बोलता हूँ स्टार पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन गया स्टार पे अभी। तो और मैंने दिखाया भी 8 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई है, तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, राइट। तो विथ दैट सेड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ और मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ और मिस नहीं कर रहा हूँ, बट एक एक न्यूज और थी कि बैंकॉर जो है, बैंकॉर करके एक प्रोटोकॉल है, यूनिस्वैप जैसा है, बट वो इम्परमानेंट लॉस प्रोटेक्शन देता है। अब जिनको इम्परमानेंट लॉस नहीं पता है उनके लिए ये है कि जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो यूनिस्वैप पे ये काफी डिटेल में समझाना पड़ता है, मैं 3-4 बार समझाता हूँ प्लीज। इम्परमानेंट लॉस का हमारा सबसे पहला वीडियो था, आप उसको देखो, समझने की कोशिश करो इम्परमानेंट लॉस होता क्या है। बट बैंकोर हाई लेवल पे इम्परमानेंट लॉस से प्रोटेक्शन देता है। तो उसमें आप जाके सीधे जाके USDC जमा कर सकते हो और 5-6% का यील्ड कमा सकते हो। अभी पता नहीं कितना दे रहा है, लेकिन ये इम्परमानेंट लॉस प्रोटेक्शन जो वो दे रहे थे वो अब उन लोगों ने हटा दिया है। तो इसका मतलब है कि रूल्स चेंज कर रहे हैं बार बार, राइट। तो इसके ऊपर काफी बैकलैश था। देन एक सोलाना के ऊपर एक सोलेंड करके प्रोटोकॉल है उन्होंने तो काफी बड़ी हरकत कर दी। बेसिकली उन लोगों ने ये कहा कि सोलाना की अभी प्राइस काफी घट के 20-22-30 डॉलर पे पहुंच गई थी शायद। तो एक वेल वॉलेट ने $210 मिलियन वहां पे जमा कर रखे थे। बट सोलाना का प्राइस अगर 20 या 22 पे आ जाता तो वो वेल वॉलेट लिक्विडेट हो जाता। लिक्विडेट हो जाता का मतलब उसने सोलाना जमा करके लोन ले रखा होगा, और लेवरेज लोन ले रखा होगा। तो लेवरेज लोन में क्या होता है कि आप ऊपर जाते हो तब तक तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब सोलाना का प्राइस नीचे आने लगेगा तो आपके ऊपर लिक्विडेशन का खतरा होता है। लिक्विडेशन का मतलब है कि प्रोटोकॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू सेल योर टोकन। तो वो रूल होता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, जैसे अगर आप ये चीज बैंक में करोगे तो बैंक से आपने लोन लिया 10 लाख का, तो आपने 5 लाख का गोल्ड दिया, और आप 5 साल तक नहीं लौटाओगे तो बैंक को गोल्ड बेच देगा, सेम चीज है, राइट। बट ये सब चीजें सोलेंड पे आइडियली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होनी चाहिए, राइट। तो सोलेंड प्रोटोकॉल के जो जो फाउंडर्स थे, या किसी गवर्नेंस की बॉडी ने क्या किया कि एक गवर्नेंस प्रपोजल लेके आए कि भैया प्रोटोकॉल शुड कंट्रोल इनके वॉलेट को, जो कि कंप्लीटली ही रॉन्ग है। कि अगर मेरे वॉलेट से मैंने कुछ पैसे डाल रखे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्रोटोकॉल के पास ये अथॉरिटी होनी ही नहीं चाहिए आइडली कि वो मेरे वॉलेट के जो पैसे लगे हुए हैं उसको एक्सेस भी कर पाए, राइट। ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं किसी भी तरीके का। मैं सोलाना उतना यूज नहीं करता, और मैंने काफी दिन पहले, कुछ दिन पहले वो वीडियो बनाया था कि 85% डाउन है, क्या राइट टाइम है सोलाना खरीदने का? मेरे हिसाब से नहीं है। बट ये काफी काफी अनडिसेंट्रलाइज्ड है। हमने भी रिसेंटली देखा है कि सेल्सियस, 3 एरोज कैपिटल, जब भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं फंड मैनेजमेंट में तो इशू होती है, इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रहने देना चाहिए। तो इन लोगों ने ये काफी जल्दी वापस भी ले लिया क्योंकि बहुत बैकलैश हुआ, और सोलाना का प्राइस ऊपर भी चला गया। तो जो गवर्नेंस बॉडी थी उन्होंने वो प्रपोजल वापस भी ले लिया। फनीली वही उनका सबसे पहला गवर्नेंस प्रपोजल था। तो इसका मतलब ये भी है कि वो प्रोजेक्ट काम भी नहीं कर रहा है ऐसे गवर्नेंस के ऊपर इतना ज्यादा। तो ये थे कुछ न्यूज थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस थे जो मेरे को शेयर करने थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, होपफुली कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और ब्लॉकचेन स्पेस में शायद इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। तो विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीक, या मिलते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।